Hello everyone, welcome to our YouTube channel Textbook Simplified, where we are discussing the Gujarat Board Economics textbook for Standard 11. Till now we have already uploaded 5 parts and now this is our 6th part, and we will continue the presentation of data part. इस चैप्टर का जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का जो पार्ट है वो हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें लास्ट पार्ट के अंदर हमने बार डायग्राम को डिस्कस किया था। अब यहाँ पर भी बार डायग्राम ही डिस्कस करना है, बट ये ग्रुप्ड बार डायग्राम है जहाँ पर हम सिर्फ कोई एक इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट ना करके हम मल्टीपल इन्फॉर्मेशंस को प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको ये एक शेड्यूल आपके सामने दिख रहा है, एक टेबल आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इस टेबल में अलग अलग ईयर्स का जो लिटरेसी रेट है गुजरात में वो हमें दिख रहा है जेंडर वाइज। ओके, जिसमें मेल है, फीमेल है और टोटल, मतलब दोनों मिलाकर जो हमारा लिटरेसी रेट है गुजरात का वो हमने शो किया है। तो इस तरह से जब ये टेबल्स में मल्टीपल इन्फॉर्मेशन होता है और इसी को ग्राफिकली हम शो करते हैं तो जो बार्स बनेंगे वो ऑब्वियसली मल्टीपल बनेंगे, क्योंकि इसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो दोनों का अलग अलग बार होगा, राइट। और दूसरी बात कि ईयर वाइज है, तो जितने ईयर्स होंगे उसके हिसाब से हमें दोनों के दो बार्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो these charts are used when the dependent variable is grouped in more than one category. For example, when we want to examine the literacy rate for different years in Gujarat, we can use a grouped bar chart to show male, female and total literacy rates as 3 categories in one group for 1 year. ओके, बार्स फॉर ईच कैटेगरी कैन बी शेडेड और कलर्ड। अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि हमें मल्टीपल बार्स बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिखानी है, तो हमें बार्स के डिज़ाइन चेंज करने पड़ेंगे। ओके, ताकि हम उसको बाइफरकेट कर सकें, उन्हें सेपरेट कर सकें। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने है इसका, और ये देखिए सोर्स इसका क्या है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ गुजरात 11-12। तो ये भी देखना है कि ये रिलायबल सोर्स होना चाहिए। ओके, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो परसेंटेज में है, ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसमें जो ईयर है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो होगा कहाँ पे, वो एक्स एक्सिस पर होगा। और जो मेल, फीमेल और टोटल ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ये ईयर वाइज इन्फॉर्मेशन है, तो ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो इन्हें हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर। तो एक्स एक्सिस पर, सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर, और वाई एक्सिस पर क्या हमें दिख रहा है यहाँ पे, जैसा आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इसको, पूरा ग्राफ एक साथ दिखे इसके लिए। ओके, अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये आपका वाई एक्सिस पर हमने फीमेल, मेल और टोटल परसेंटेज ऑफ लिटरेसी दिखा रहे हैं, और यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर हम क्या शो कर रहे हैं, हमारे डिफरेंट ईयर्स जो हैं वो हम शो कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको 3 अलग अलग कॉलम्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक जैसे अब ये पहला वाला जो है ये मेल के लिए है, राइट। जो बीच में आपको ब्लैंक दिख रहा है ये फीमेल्स के लिए है। ओके, ये वाला, और जो लाइनिंग वाला है ये टोटल जो है, टोटल के लिए हमने शो किया। टोटल 3 कॉलम यहाँ बन रहे हैं, कॉलम बोल लो, बार बोल लो, टोटल 3 बार यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, और तीनों के डिज़ाइंस भी अलग अलग हैं, और ये तीनों हमें यहाँ शो करना पड़ता है। मतलब राइट हैंड साइड कॉर्नर में आपको तीनों डिज़ाइन बना के बताना पड़ेगा कि ये तीनों डिज़ाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है। इसको इंडेक्स कहा जाता है। तो इंडेक्स में आपको बताना पड़ता है ये कौन सा डिज़ाइन क्या जो है डेटा शो कर रहा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा है कि इवन इसमें स्केल भी होता है, तो स्केल आपको दिख रहा है वाई एक्सिस में हम 1 सेंटीमीटर बराबर 10% ले रहे हैं, क्योंकि होता ही 100% है, तो 100 तक हम लोग यहाँ पे लेकर गए हैं। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद में फिर चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ, वो है पाई डायग्राम। अब देखो पाई डायग्राम में क्या होता है कि हम इंफॉर्मेशन को एक सर्कल में शो कर रहे होते हैं, सर्कल बनाते हैं, और हमें पता है कि एक सर्कल के अंदर टोटल 360 डिग्री होती है। तो हम क्या करते हैं कि पूरी जो भी इंफॉर्मेशन हमारी पास होती है ना उसको हम एंगल डिग्रीज़ में कन्वर्ट करते हैं, डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, और फिर उसके बाद में हमें उसे क्या करना है, हमारे
डिवाइडर की मदद से मतलब जो हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है उसकी मदद से हमें उसको अलग अलग प्रोटेक्टर जो है उसका इस्तेमाल करके हमें ड्रॉ करना होता है। राउंडर और प्रोटेक्टर, इनकी मदद से, प्रोटेक्टर से आप एंगल मेजर करते हो और फिर राउंडर से आप उसको बना सकते हैं। सो अ पाई चार्ट इज़ अ सर्कुलर स्टैटिस्टिकल ग्राफ विच इज़ डिवाइडेड इनटू सेक्टर्स टू इलस्ट्रेट द न्यूमेरिकल प्रपोर्शन ऑफ डेटा। ओके, तो ये एक सर्कुलर ग्राफ है। ओके, और इन्हें हम क्या करते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं और उन सेक्टर्स में हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं। द न्यूमेरिकल डेटा इज प्रपोर्शनेटली कन्वर्टेड इनटू डिग्रीज इन अ सर्कल। जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, उन्हें हमें डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सर्कल में शो करना है तो ऑब्वियसली डिग्रीज तो होंगे ही। एंड सेक्टर्स आर फॉर्म्ड कंसिडरिंग दोज डिग्रीज। फॉर एग्जाम्पल, द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन इंडियाज नेशनल इनकम कैन बी शोन इन अ पाई चार्ट। ओके, तो अलग अलग जो हमारे सेक्टर्स हैं, 3 सेक्टर्स ही होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और सर्विस सेक्टर। इनका क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया के नेशनल इनकम में, उसे हमें अगर ग्राफ में शो करना है, मतलब पाई चार्ट में शो करना है, तो कैसे शो करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला काम जो होगा वो क्या है कि जो परसेंटेज इन्फॉर्मेशन है उसे हमें डिग्रीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। डिग्रीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे एग्रीकल्चर का 13.9 है, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमें 13.9 को डिवाइड करना पड़ेगा 100 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 360 से। या इन शॉर्ट आप ऐसा भी बोल सकते हो कि 13.9 जो है उसे आप मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से, तो भी काम हो जाएगा, बिकॉज 360/100 करोगे तो 3.6 आएगा, राइट। तो 3.6 से मल्टीप्लाई करने पर आपको परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। सेम इसी तरह से 26.2 को भी आप 3.6 से मल्टीप्लाई करके आप डिग्रीज निकाल सकते हैं, और सिमिलरली 59.9 को भी आप 3.6 से मल्टीप्लाई करके डिग्री निकाल सकते हैं। तो इस तरह से जब आप निकालेंगे डिग्री तो ये आपका 50.4 आएगा फॉर एग्रीकल्चर। ओके, इंडस्ट्री के लिए आपका जो डिग्री बनेगा वो होगा 94.32। ओके, 94.32 बनेगा, और सर्विस सेक्टर के लिए आपका 215.64 बनेगा। तो इस तरह से हम उसे डिग्रीज में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, तो इसके बाद में एक बार जब डिग्रीज में हमें चीज़ें मिल जाती हैं तो अब आराम से हम उसको पाई चार्ट में शो कर सकते हैं। कैसे, तो सिंपल है, पहले हम एक सर्कल बनाएंगे राउंडर की मदद से, उसके बाद में सेंटर से एक लाइन ऐसे पहले हम ड्रॉ कर देंगे। फिर अपना जो प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर की मदद से हम यहाँ से मेजर करेंगे कि टोटल जो मैंने पहला एग्रीकल्चर का शेयर बताया, मैंने 50.4 बताया, तो हमें 50.4 एंगल यहाँ मेजर करना पड़ेगा, 50.4, और फिर उसको हमको एग्रीकल्चर हम उसको मान लेंगे। ओके, फिर ये हमारा एक शेयर तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ प्रोटेक्टर रखना है इधर, और उसके बाद में हमें नेक्स्ट जो इंडस्ट्री के लिए है, जो कि डिग्री में कितना आ रहा है हमारा 94.32, वो हमें मेजर करके यहाँ पे उसका लाइन ड्रॉ कर देना है। ये हमारा 94.32 हो जाएगा, और फिर जो रिमेनिंग है उसको तो बनाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो ऑब्वियसली हमारा थर्ड हो जाएगा सर्विस सेक्टर का, जो कि 215 ऑलमोस्ट हो रहा है 0.64। ओके, तो इस तरह से हम अपने पाई चार्ट के अंदर इंफॉर्मेशन को शो कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स का क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स हम लोग। ओके, सो in a modern world, almost all goods of human needs have become economic goods owing to increasing use and scarcity, and thus all activities of human beings are increasingly becoming economic activities. मतलब मॉडर्न वर्ल्ड में देखा जाए, मॉडर्न वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अब धीरे धीरे इकोनॉमिक बनती जा रही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं वाटर कह सकता हूँ कि वाटर कुछ सालों पहले, राइट,
फ्रीली एक अच्छी क्वालिटी में अवेलेबल होता था ड्रिंकिंग वाटर, उसके लिए ख़रीदना पड़ेगा, पैसा कभी पानी को ख़रीद कर पिया जाएगा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब हमारे ही एक्टिविटीज़ की वजह से, पोल्यूशन की वजह से अब हमें पानी भी जो है ख़रीद कर पीना पड़ रहा है। तो इस तरह से लगभग हर चीज़ें जो हैं वो इकोनॉमिक गुड बनती जा रही हैं और इसीलिए हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। ओके, हेंस द रेलेवेंस ऑफ इकोनॉमिक्स एज अ फिलॉसफी एज वेल एज साइंस इज इंक्रीजिंग इन ह्यूमन लाइफ। Economics is important to understand behavior of human beings, society and state while managing everyday activity and scientific theories and principles guiding professional decision making. Okay? तो इसीलिए अब इकोनॉमिक्स जो है उसका रेलेवेंस बढ़ता जा रहा है हमारे जीवन में, बोथ एक फ़िलॉसफी के तौर पे भी। फ़िलॉसफी क्या होता है? फ़िलॉसफी मतलब को हिंदी में दर्शन कहते हैं, हमारा नज़रिया, हमारा परसेप्शन, ठीक है, और वो एक विज्ञान भी है, राइट। तो इकोनॉमिक्स क्या स्टडी करता है? ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है, सोसाइटी के बिहेवियर को स्टडी करता है और ये देखता है कि किस तरह से वो अपने डेली लाइफ को मैनेज करता है, एक्टिविटीज़ को मैनेज करता है। ओके, और इवन साइंटिफिक थियरीज और प्रिंसिपल को अप्लाई करता है प्रोफेशनल डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, तो सबसे पहला है इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक्स का, अंडरस्टैंडिंग एवरी डे बिहेवियर। It is useful in understanding everyday behavior of human beings, society and state while managing routine tasks. Economics help in understanding everyday behavior in the following ways. Okay? तो इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करता है ये समझने में कि जो बिहेवियर है इकोनॉमिक्स ह्यूमन बींग्स का, सोसाइटी का और स्टेट का, ओके, वो क्या है और वो बिहेवियर ऐसा क्यों है। ओके, उसको समझने में हमें इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि पहला है अंडरस्टैंडिंग द इंटरनेशनल इवेंट्स। सम इंटरनेशनल इवेंट अफेक्ट द लाइफ ऑफ पीपल इन सेवरल कंट्रीज लाइक USA, रशिया, चाइना एक्सेट्रा। People try to understand the impact of rise in the price of crude oil in international market on their own cost of living. People also try to understand why some countries are more developed and others are less developed. Thus, in modern times, with increasing information available to public owing to continuously improving the technology, the scope of economics in everyday life is expanding. मतलब ये देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया के ऊपर सिर्फ इंडिया में होने वाले इवेंट्स का इम्पैक्ट होता है, इंटरनेशनली भी कोई इवेंट अगर हो रहा होता है तो उसका इम्पैक्ट हमारे लाइफ पे होता है। एग्जांपल मैं आपको दूं तो जैसे रशिया यूक्रेन का जो वॉर है वो 1 साल से ऊपर लगभग हो गया है होते हुए। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये वॉर सिर्फ रशिया यूक्रेन में हो रहा है तो इंडिया पे इफेक्ट नहीं हो रहा है। इंडिया के शेयर मार्केट पे इसका इन्फ्लुएंस हुआ था। ओके, इंडिया में इन्फ्लेशन पे इसका इफेक्ट हुआ था, जैसे वीट के प्राइसेस बहुत ज़्यादा राइज हो गए, राइट। तो इस तरह से इम्पैक्ट तो होता ही है। वैसे ही पेंडेमिक हुआ था तो पेंडेमिक तो हालांकि पूरे वर्ल्ड में ही फैल गया था, उसका भी इन्फ्लुएंस हमको देखने को मिला था। तो इस तरह से कोई भी इंटरनेशनल इवेंट अगर होता है तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, हमारे डेली लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा, वो इकोनॉमिक्स हमको समझने में मदद करता है। अगर USA में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होते हैं तो वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बन रहा है, इसकी भी नज़रें इंडिया में बैठे हुए लोगों को होती है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली होता ही है। ठीक है, नेक्स्ट है अंडरस्टैंडिंग द हिस्टोरिकल इवेंट्स। नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स helps to understand historical events better. Economics helps to understand better the reasons behind wars, the entry of East India Company in India for trade and the resultant British Raj, India's revolt against goods made in England ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, लेबर मूवमेंट एक्सेट्रा। तो जितने भी इतिहास में घटनाएं घटी हैं उनको अगर हमें समझना है कि ऐसा क्यों हुआ था तो डेफिनेटली इकोनॉमिक रीजंस तो पीछे रहते ही हैं। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में क्यों आई थी, ट्रेडिंग पर्पस के लिए, तो रीज़न तो इकोनॉमिक ही हुआ। बाद में किस तरह से धीरे धीरे उनके अंदर लालच आया, पूरे इंडिया में वो रूल करने लग गए। ठीक है, फिर किस तरह से इंडिया ने ब्रिटिश मेड गुड्स को जो है बॉयकॉट करना शुरू किया ताकि उनको इकोनॉमिक लॉस हो। ठीक है, लेबर मूवमेंट्स हुए थे भारत के अंदर, तो क्यों हुए थे, ऑब्वियसली अपने राइट्स के लिए हुए होंगे। तो इस तरह से जो भी घटना घटती है उसमें इकोनॉमिक रीजंस भी रहते ही हैं और उसको समझने में इकोनॉमिक्स हमको हेल्प करता है। ठीक है,
तो आई थिंक हमें यहाँ पे वीडियो स्टॉप करना चाहिए, ठीक है। और अगली क्लास में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस से शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ओके, एंड थैंक यू सो मच, मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास।